नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हमारे सारे वीडियोस जो बन रहे हैं अब वो काउंसलिंग फॉर नीट 2025 के रिगार्डिंग ही बन रहे हैं और इस रेगुलरली हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाएं और हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच करें, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे थे, चूंकि नीट काउंसलिंग चल रही है तो उसी से रिगार्डिंग अब सारे टॉपिक्स रहेंगे। जो हमारा वीडियो था, हमने पहले आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, सारे वीडियोस बता चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताया, पहले भी बता चुके हैं अपने वीडियोस में। आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो देखना है तो वो देख सकते हैं। उनमें सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको जो है वो काउंसलिंग से रिलेटेड ही हैं और उसमें दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो है गैप सर्टिफिकेट और दूसरा है आपका हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। दोनों का फॉर्मेट मेरे पास है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब इससे आगे चलते हैं, काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो काउंसलिंग के लिए जो नीट 2025 की काउंसलिंग में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप क्या क्या देखेंगे बेसिकली, क्योंकि आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होंगे इस टाइम। प्रेफरेंस लिस्ट में आपके ऑलमोस्ट 560 कॉलेजेस हैं। आप जो अपनी इच्छा के अनुसार भरेंगे, जिसमें आपका जो नज़दीक होगा उसको भरेंगे या फिर आप फीस कम होगी वो भरेंगे। इस तरह के टॉपिक्स आप लोग देखेंगे उसमें। तो हर आदमी अपनी इन प्रेफरेंसेस के हिसाब से भरता है, तो उसको प्रेफरेंस लिस्ट कहते हैं और कोशिश ये होती है कि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल मैच करे हमारी पोजीशन से, जो हमारी पोजीशन आई है वहां पे उससे मैच करे। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? कुछ मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। वो इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं वो हम आपसे डिस्कशन करेंगे, जिसको जरूर देखना चाहिए। कोई भी आदमी 560 लिस्ट तो जरूर बनाएगा, पर 560 लिस्ट जब बनाए, 560 कॉलेजेस भरेगा तो उसमें कुछ सोचेगा तो सही ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम लोग करेंगे, कॉलेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल कॉलेज में क्या होता है, एमबीबीएस में तो चलिए बहुत सारी चीजें होती है, पर एक नॉर्मल कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है अगर आप देखेंगे तो वो होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगी आपके टीचर्स की क्वालिटी, आपके एकेडमिशियंस की क्वालिटी, आपके शिक्षकों की योग्यता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या वो ठीक है। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आधे वैकेंसीज तो पूरी भरी नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो डिग्री है। अगर आपके पास एमबीबीएस डिग्री है तो आप कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास एमबीबीएस डिग्री नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है डिग्री। अब से जब कॉलेज ही ना मिल रहा तो सबसे बेकार कॉलेज भी चलता है। पर आपके पास अगर प्रेफरेंसेस ज्यादा हैं, ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पकड़ेंगे वो है आपका कॉलेज के टीचर्स की योग्यता, लेक्चरर्स की योग्यता, प्रोफेसर्स की योग्यता, कितने क्वालिफाइड हैं, क्या हिसाब किताब है, पीएचडी है कि नहीं है, या उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं, अच्छे कॉलेज से आया है कि नहीं आया। प्राइवेट कॉलेजेस में तो आप ये सब चीजें देखेंगे ही, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसको मिस करना बिल्कुल भी ना भूलें, किसी भी तरीके से उनकी क्वालिफिकेशंस को छोड़ें नहीं, जरूर देखें और उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन करें, उस कॉलेज को प्रेफरेंस करें और प्रायोरिटी वाइज उसी हिसाब से लगाएं। उससे आगे चलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल से एफिलिएटेड है कि नहीं है, उससे अप्रूवल है कि नहीं है, योग्यता है कि नहीं, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। आधे कॉलेजेस तो फर्जी चल रहे हैं, हालांकि एमबीबीएस में कम है ज़्यादा, और जो बीएमएस और वो जो है उसमें ज़्यादा है। तो उनको आप इग्नोर करिए, उनको आप बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करिए। अगर वो आपकी लिस्ट में है तो उनको हटा दीजिए। थोड़ा भी डाउट है तो आप दूसरे कॉलेजेस चूज करिए। अब इसमें आप डिस्टेंस को नहीं देखेंगे, डिस्टेंस अगर दूर भी है और अगर आपका अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप उनको देखेंगे। तो अच्छे प्रोफेसर्स होने चाहिए पढ़ाने के लिए और आपका एफिलिएटेड होना चाहिए, पूरा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आप पूरा अप्रूवल होनी चाहिए उसके पास, जो भी नेशनल मेडिकल काउंसिल की जरूरत है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। उसके बाद आप फीस स्ट्रक्चर भी देखेंगे। देखिए, सब राजस्थान में है, तो राजस्थान में हर आदमी चाहता है कि उसका कॉलेज सबसे बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए, तो उसको मिलना चाहिए एसएमएस। अब एसएमएस की बात बताता हूं मैं आपको। अगर वो जनरल बच्चा है, जनरल मेल बच्चा है, तो उसकी फीस आप ताजुब करेंगे कितनी है, 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना। या अब आप पूछेंगे कैसे, तो 1.25 लाख रुपए तो उनकी ट्यूशन फीस वगैरह, सिक्योरिटी मनी, ये सब है। 50-50 हजार रुपए फीस उनकी हॉस्टल फीस है, 50 हजार रुपए उनकी आपकी मैस फीस है। तो 2.25-2.5 लाख तो यही हो गया। फिर आपके खुद के खर्चे, तो 3 लाख रुपए आपका सालाना खर्चा होगा। क्या आप 3 लाख रुपए देने के लायक हैं या नहीं है? इस तरह से सारे कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस में फीस बहुत कम है, कुछ में फीस बहुत ज्यादा है। एम्स में कम है, पर उनकी मैथ्स फीस बहुत ज्यादा है। अब राजकोट का जो केस है, मैंने देखा राजकोट एम्स का जो कॉलेज का है, ताजुब करेंगे उसकी आज की डेट में जो मैथ्स की फीस है वो 6,000 रुपए। हॉस्टल फीस नहीं है, ये नहीं है, पर कहने को एम्स फ्री होता है, पर राजकोट की फीस 72,000 रुपीज पिछले साल दिए लोगों ने मैथ्स की फीस। अब क्या, तो 80 वो कुछ दिन में तो वो लाखों पे पहुंच जाएंगे। आपके दूसरे या तीसरे साल में वो लाख पे पहुंच जाएंगे। 1 लाख रुपए मैथ्स की फीस। फिर क्या फायदा हुआ सस्ते इसको कॉलेज में, जब दूसरी जगह जो ठेकेदार है, खाना बनाने वाला जो ठेकेदार है, वो इतने पैसे लगा, जबकि ये तो सब्सिडाइज होना चाहिए। पर प्राइवेट ठेकेदारों का यहाँ पे पूरा वर्चस्व है, बोलबाला है, तो खूब पैसा लेते हैं वो लोग। इतने का तो खाना भी नहीं देते। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा है, कुछ में बहुत ज्यादा है। अब मैंने एक चेक किया यहाँ पे, जो ये कॉलेज है आपका एम्प्लॉयज के लिए जो होता है ईएसआईसी, इसकी फीस ही 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख फीस है। उसके अलावा हॉस्टल फीस अलग है, फिर उसके बाद मैथ्स फीस अलग है, फिर ये भी उतना ही महंगा है, ये एसएमएस से भी महंगा है। तो फिर ऐसे कॉलेजेस में जिसमें 3-3 लाख रुपए, 3.5-3 लाख रुपए खर्चा टोटल मिला के लगेगा, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे अगर आप नॉर्मल घर से हैं तो ये सब चीजें जान लीजिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका, तीसरा हो चुका है, चौथा जो हमारा है इंपॉर्टेंट चीज है सर्विस बॉन्ड। आपके बॉन्ड्स होते हैं, सर्विस बॉन्ड होते हैं। एक सर्विस बॉन्ड होता है बेसिकली आपका कितने साल तक वो आपसे काम करवाएंगे या आपकी प्रैक्टिसेस को यूज करेंगे वो अपने स्टेट के लिए। उनका ये मानना है कि वो सब्सिडाइज पढ़ाई आपको करा रहे हैं, तो उसके एवज में वो आपसे क्या लेंगे, उसके एवज में आपसे लेंगे वो आपकी सर्विसेज। तो 3 साल का बॉन्ड, 2 साल का बॉन्ड, 1 साल का बॉन्ड नॉर्मली जनरली रहता ही है, जनरली मेडिकल कॉलेजेस में। हरियाणा में ये मुद्दा उठा भी था, 3-3 साल है राजस्थान वगैरह में। हरियाणा में भी तय है, काफी लंबा बॉन्ड है, कई जगह 5-5 साल तक का बॉन्ड है। दिल्ली में 1 साल का बॉन्ड है, और या कई जगह 1 साल का बॉन्ड है। दिल्ली के बारे में कंफर्म नहीं हूं, पर मैं आपको चेक करके बता दूंगा। पर 1 साल का बॉन्ड तो जनरली यूपी में है, या इस तरह के सब जगह बॉन्ड है। तो ये बात आपको देखनी कि आपको क्या वो ज्वाइन करना है या नहीं करना। एम्स में नहीं है बॉन्ड, तो कुछ ये फायदे भी हैं। तो बॉन्ड के बारे में आपको जरूर सेलेक्ट कर लेना चाहिए। बॉन्ड तो इनफैक्ट होना ही नहीं चाहिए। अब अगर आप मान लो एफएमसी, जो मिलिट्री का जो हॉस्पिटल है, अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं तो उसमें तो बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है। पीजी भी आपकी आराम से हो जाएगी, बट उनका 5 से 7 साल का बॉन्ड है। उतना दिन आपको सर्विस करनी पड़ेगी वहां पे। और पर एनीवेज वो बेटर है, क्योंकि उसमें सर्विसेज में आपको तनख्वाह मिलेगी, एक कैप्टन की या इस तरह की तनख्वाह पूरी, जो एक करीब लाख रुपए के आसपास मिलेगी। तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर वो 6-7 साल आपसे काम करवाएंगे। तो इस तरह का सर्विस बॉन्ड आपको सारे कॉलेजेस में देखना पड़ेगा। अगर सर्विस बॉन्ड है तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी सर्विस बॉन्ड है कि नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, क्लिनिकल एक्सपोजर। अब क्लिनिकल एक्सपोजर किस में अच्छा होगा? ऑब्वियसली क्लिनिकल एक्सपोजर उनमें अच्छा होगा जो पुराने जीएमसीज होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होंगे। पुराने जीएमसीज अगर अच्छे हैं तो उसमें क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा। अब वर्कलोड के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि वर्कलोड जो आपका पेशेंट लोड है वो अगर आप ज़्यादा है तो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। अब जैसे एसएमएस का अच्छा है, या मेडिकल कॉलेजेस जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं जो, तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर है।
या नए कॉलेजेस जो खुल रहे हैं, जैसे एम्स के नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, उसमें नहीं है एक्सपोजर इतना ज़्यादा, क्योंकि वो सिटी से बाहर भी हैं, 20-25 किलोमीटर बाहर हैं, वैसे पेशेंट लोड कम पहुंचते हैं। ईएसआईसी में कम है और जीएमसीज में ज़्यादा है। पर जीएमसीज में ज़्यादा है तो उसके कुछ फ़ायदे और कुछ कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे पूरे टाइम, अगर क्लिनिकल उसमें ही लगे रहेंगे तो फिर ऑपरेशन थोड़ा पूरे टाइम काम आएगा। आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ना पड़ेगा, आपकी किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, सारी पढ़नी पड़ेंगी फर्स्ट ईयर में। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक केमिस्ट्री है, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी की किताब है। उसके अलावा एक किताब और है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबको पढ़ना। उनको नहीं पढ़ेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, एमबीबीएस में आपका अगले क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो एक क्लिनिकल एक्सपोजर भी इंपॉर्टेंट है और साथ में थ्योरेटिकल पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि फर्स्ट ईयर आपका थोड़ा हल्का होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हल्का मतलब आपके पास प्रेशर लोड कम होगा, मस्ती के मूड में रहेंगे। वैसे भी आपकी क्लासेस सितंबर के एंड से स्टार्ट होगी, अक्टूबर तक आपका एडमिशन चलेंगे। नवंबर दिसंबर में से एक्चुअल आप लोग उसमें सेटल हो पाएंगे, नवंबर दिसंबर में। तो पहला पेपर आपका जल्दी से जल्दी हो पाएगा, तो इसलिए आपको वैसे भी ध्यान रखना है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर कहाँ अच्छे होंगे? जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। सन 60 के 50 के बने हुए हैं कई कॉलेजेस, तो 1960s के 1950s के। तो वो जो कॉलेजेस हैं वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, तो उनमें क्लिनिकल एक्सपोजर तो बेनिफिट है। तो आप उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उसमें अपना एडमिशन लें। अब उससे आगे चलते जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसको कह सकते हैं, तो वो है आपका रिसर्च वर्क। अब रिसर्च वर्क कहाँ कहाँ जाता है? रिसर्च वर्क जो आपको मिलेगा बड़े जीएमसीज में या एम्स में, जहाँ पे अच्छी फैकल्टीज होगी, तो वो अपने रिसर्च पेपर कितने छपवाएं। अब आपका प्राइवेट कॉलेज होगा या कोई नया कॉलेज खुला होगा, तो वैसे ही उसमें लोअर रैंकिंग की या कम कम पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी नहीं बोल सकते, उसके लिए ये बोल सकते हैं कि आपकी कम एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी आएगी। तो वो रिसर्च पेपर तो कहाँ से डालेगी? जो पुराने लोग होते हैं वो रिसर्च पेपर ज़्यादा डालते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए पुराना होगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो वो पुराना कॉलेज होगा। पुराना कॉलेज होगा तो कौन से कॉलेजेस हैं? वो जीएमसीज हैं या एम्स से पुराने, जैसे एम्स दिल्ली वगैरह है। अब आप तो चाहेंगे कि इस कॉलेज में हो जाए, पर वो आसानी से होगा नहीं, क्योंकि वो कॉलेजेस में रैंकिंग बहुत आगे है। वो 1000-2000 मतलब पहले जो 10-20 कॉलेजेस जो हैं, मैक्सिमम जो पहले 50 कॉलेजेस हैं, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है, तो वो आपको इस तरह के कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट, और वो बात वहीं आ जाती है कि नीट की जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस होंगे वही इस तरह के कॉलेजेस होंगे जिसमें रिसर्च वर्क अच्छा होगा या क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा। और उसके लिए आपको नीट में अच्छी रैंकिंग लानी पड़ेगी। फिर भी आपके अगर 50 के अलावा भी अगर आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, हर स्टेट में 2-4 कॉलेजेस अच्छे होते हैं, तो 40-50 अपनी स्टेट्स हैं, तो अगर आप दो या चार भी पकड़ ले तो 100-150 कॉलेजेस तो अपने अच्छे कॉलेजेस हैं, जिसमें पुरानी फैकल्टीज मिलेंगी, अच्छी फैकल्टी मिलेंगी। ठीक है ना? तो ये आपकी बेसिक काउंसलिंग के जो 6 मापदंड हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो इसी बेसिस पे प्रेफरेंसेस बनाएं। अगर ये 6 प्रेफरेंसेस तो बहुत जरूरी है, इसके लिए आप डिस्टेंस ना देखें। डिस्टेंस अगर दूर भी मिलता है तो आप वहां जाएं, बिल्कुल भी परवाह ना करें। आपको ये सब चीजें, बेसिक मापदंड तो आपको देखने ही पड़ेंगे। बेसिक मापदंड अगर आपके पूरे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह के कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह के कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई इश्यूज हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, नोटिफाई करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और किसी भी तरह का कमेंट देना ना भूलें। अगर आप 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी हम आपको अवेयर करते रहेंगे, कुछ वीडियोज़ डालेंगे। हालांकि वीडियो की इंटेंसिटीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि अब कोई ज़्यादा कुछ बचा नहीं। शेड्यूलिंग एक बार ये काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद 25 का जो है मेन समाप्त हो जाएगा, जो मेन फंक्शन है सारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपका बचेगा क्या? 26 की प्रिपरेशन। उसके बारे में हम कभी कभार वीडियो डाल दिया करेंगे, तो ये बात ध्यान रखिए। तो जो भी वीडियोस हैं आप अभी काउंसलिंग के देख सकते हैं। देखिए, प्रेफरेंस लिस्ट आपको आसानी से अवेलेबल है। अगर गूगल में चेक करेंगे तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट आराम से मिल जाएगी। हम 5 से 7 स्टेट्स के बारे में जानते हैं
उसी के बारे में बताते हैं। जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, जिसमें गुजरात है, आपकी राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है और उत्तराखंड है। तो आसपास की सराउंडिंग स्टेट जितनी भी हैं हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं, किसी भी तरह की काउंसलिंग करा सकते हैं, आपको कॉलेजेस भी बता सकते हैं। और जो लोग ऐसे बता रहे हैं कि भाई ये इस पे ये मिलेगा, इसके मिलेगा, वो एक तुक्का ही है, एक तरह का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग ही है, या उसको कह सकते हैं कि अपना एक अंदाजा ही है। तो रेगुलर वो लोग वीडियोस डाल रहे हैं पर वो एक अंदाजा ही डाल रहे हैं, तो अंदाजा ही है। आप अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं पिछली रैंकिंग देख के। हम लोग इसलिए चला के आपको वो रैंकिंग डाल नहीं रहे क्योंकि वो बाद में बदली हुई मिले, उससे कोई फायदा नहीं है, पर एक अंदाजा लगा सकते हैं आप। देखिए, आप पिछले साल से आप कंपैरिजन करेंगे, पिछले साल से कंपैरिजन करने से कोई फायदा ही नहीं है। पिछले साल का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है इस साल के रिजल्ट से। इस बार पेपर्स बहुत टफ थे, जिसका हम लोगों ने आपको बताया, पहले ही बता दिया था, पेपर होने से पहले ही बता दिया था कि फिजिक्स का पेपर टफ आएगा, क्योंकि जेईई मेंस का टफ आया था। ये बात हम लोग ना आपके वीडियोस में कई बार बता चुके हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे तो अवेयरनेस तो आपके पास अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है ना। अवेयरनेस रहेगी तो आपको फायदा रहेगा तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। 26 की प्रिपरेशन के बारे में हम आपको रेगुलर बताएंगे, आगे बताएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में जो बात कर रहे थे, तो पिछले जो पोजीशंस हैं, पिछली पोजीशन से कंपैरिजन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछली बार 652 में जाके सिलेक्शन हुआ था और इस बार 530 पे। तो कितने का अंतर हो गया? ऑलमोस्ट 130 नंबर, 140 नंबर के आसपास, 130 नंबर के बीच में डिफरेंस है। तो वो अंदाजा लगाना भी एक अंदाजा, फेक अंदाजा होगा, वो बिल्कुल पागलों वाला अंदाजा होगा। तो अगर आप बिल्कुल उस तरह का देखेंगे, पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तो उसको कोई बेनिफिट नहीं समझता। फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि 530 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जनरल से तो। और अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह है तो उसमें और आप 30 नंबर जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एससी से तो आपकी 1 लाख पोजीशन तक भी हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 27,000 तक आपका जनरल में हो जाएगा, 60,000 तक आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा, और 1 लाख तक आपका एससीज में हो जाएगा, और अगर आप एससी कैटेगरी से तो, और 1,30,000 तक आपका एसटी कैटेगरी में भी हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक क्राइटेरिया बनाया हम लोगों ने जो आपको ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। बाकी आप वेट करिए। अभी आप 21 आपको शेड्यूलिंग मैंने पिछले वीडियो में बताई दी है। जैसे ही आप अपनी वो भरेंगे, आप प्रेफरेंस लिस्ट पूछना चाहते हैं तो हम आपको दे देंगे प्रेफरेंस लिस्ट, कोई कॉलेजेस कौन कौन से आपको भरने चाहिए पोजीशंस के बारे में। तो आप अगर, पर वो इंडिविजुअल बेसिस पे होगा, भरेंगे आप खुद ही, हम तो आपको एडवाइस करेंगे। इंडिविजुअल बेसिस पे आपको अगर करेंगे तो बात ठीक है, वो इस वीडियोस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और सबको शुभकामनाएं जिनका 530 से ऊपर आया, या जो कट ऑफ लिस्ट में आ गए हैं, या जो इस कैटेगरी में आ गए जो मैंने आपको अभी बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं जिनके बच्चों का कट ऑफ में अच्छे नंबर्स आए, जिनके बच्चों के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेते हैं। आपका होस्ट मयंक नरूका। थैंक यू।